So today we'll discuss JEE Mains 2021 March attempt paper. 16th March का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. So we are discussing chemistry paper. So start with the first question. In the first question is given, this is an assertion region type of question. It's given the HOH bond angle in water molecule is 104.5 degree. एकदम परफेक्ट है. आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन लगता है. और ये जो बॉन्ड एंगल sp3 आयोडाइजेशन की वजह से 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, तो 104.5 डिग्री हो जाता है. और यहाँ पे बेसिकली लोन पेयर रिपल्शन जो है वो लोन पेयर जो कि लोन पेयर रिपल्शन जो है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन पर सुपरसीड कर जा रहा है, तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा है. तो यू सी द HOH bond angle in water molecule is 104.5 degree. करेक्ट किया है. The lone pair repulsion electron is higher than the bond pair repulsion. तो correct statement and correct explanation हो गया. So both A and R true and R is the correct explanation of A. मतलब आंसर 3 मार्क करेंगे. ठीक है, क्लियर. Then comes question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास एक अल्कोहल है, उस पर H3PO4 ऐड करा, तो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपको पता है E1 मैकेनिज्म वर्कआउट करती है. सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन बनेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच है, और फिर एलिमिनेट होने के बाद मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी दिस वन. इसके पास अगर आप नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करेंगे तो 3 अल्फा एच ये, 2 ये और 2 ये, तो टोटल 7 अल्फा एच का केस हो गया. तो ये सेट प्रोडक्ट बनेगा या मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी. तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. ये बेसिकली मैकेनिज्म फॉलो हो रही E1. दूसरा वाला केस देखेंगे तो उसमें देखो हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड है, और हमने देखो बल्कियर बेस ले रखा है. इस पर ध्यान से देखेंगे तो ये बल्कियर बेस हुआ. बल्कियर बेस हुआ तो E2 मैकेनिज्म है, लेसर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से एलिमिनेट करेंगे. तो यहाँ से देखिए ये CH3 ये Cl है, और यहाँ पे बल्कियर बेस होने की वजह से एलिमिनेशन जब होगा तो लेसर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से एलिमिनेट होगा, तो ये एल्कीन बनेगी. लेस हिंडर्ड साइड आपके लिए ये CH3 वाली साइड थी, ये दोनों मोर बल्कियर साइड है. तो लेसर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से हमने एलिमिनेट कराया, तो आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी फर्स्ट वन. समझ आ गया. तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट. ठीक है, समझ गए. पहले वाली मैकेनिज्म E1 फॉलो हुई है, दूसरी वाली मैकेनिज्म E2 फॉलो हुई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इट्स गिवन द फंक्शन ऑफ एंटीहिस्टामाइन. एंटीहिस्टामाइन आपको पता है बेसिकली एंटी एलर्जिक होता है. जब भी एलर्जी होती है तो हिस्टामाइंस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से रेड स्पॉट्स एंड बाकी इफेक्ट दिखाई देते हैं. तो एंटीहिस्टामाइन उसके प्रोसेस को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. और एंटीहिस्टामाइन कभी कभी एंटी एसिड्स के लिए भी कहते हैं. हाइपर एसिडिटी के केस में भी ये चीज वर्कआउट करती है. तो इसलिए इसका आंसर सीधे सीधे हम लोग 3 मार्क कर देंगे. बाकी डिटेल्स देखना है तो एक बार एनसीईआरटी में केमिस्ट्री एंड ड्रग वाले चैप्टर में देखिए, यहाँ पे थेरेपेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासिकल क्लासेस ऑफ ड्रग दिया है. इसमें देखिए एंटीहिस्टामाइन से हमारे पास. तो एंटीहिस्टामाइन का जो बेसिक है वो देखिए हाइपर एसिडिटी. मतलब मेजर ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी केम थ्रू द डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू विच द केमिकल हिस्टामाइन सिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक. एक फंक्शन तो ये हो गया, और बाकी प्राइमरी फंक्शन तो आपको पता ही है हिस्टामाइन से दैट इज एंटी एलर्जिक. तो जितनी भी टाइप की एलर्जीज होती है उनमें से देखो यहाँ पे एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए चीज़ है. तो हिस्टामाइन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन एसोसिएटेड विद द कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू द पोलन. तो जितने भी टाइप ऑफ एलर्जी रिस्पॉन्स है तो उनके ट्रीटमेंट में भी एंटी एलर्जिक के तरह से हम लोग हिस्टामाइन यूज करते हैं. तो केमिस्ट्री एंड एप्लाइज में एनसीईआरटी में देखेंगे तो पूरा डिटेल मिल जाएगा. तो इट इज एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड की तरह भी यूज करते हैं, क्योंकि ये हाइपर एसिडिटी के केस में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को रेगुलेट कर लेता है. Next question is given below the two statements. One is labeled as assertion, other is region. तो assertion region type question है. Size of BK3 plus is less than that of NP3 plus. ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों आपके एक्टिनाइड्स हैं. ठीक है, और आपको पता है F log एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जाने से कॉन्टिन्यूअस साइज डिक्रीज आता है, और उसको हम लोग एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ना वो सीक्वेंस वो कॉन्सिक्वेंसेस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो उल्टा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है. उसका असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो उसका आंसर हम लोग मार्क करेंगे 2.
ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो अपना आंसर हो गया 2। और डिटेल देखना है तो एनसीईआरटी में जाइए, एफ लॉक एलिमेंट्स के अंदर टेबल में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड साइज एटॉमिक रेडियस गिवन है। तो एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका नेपट्यूनियम 3+ दे रखा है, ये साइज हो गया। और ये बर्केलियम दे रखा है, ये आपका साइज हो गया 98। तो देखिए नेपट्यूनियम से बर्केलियम तक जाते हुए साइज डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज इन साइज जो है इसको हम लोग एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन से रिलेट करेंगे रादर देन एंड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो कि एक्टिनाइट की कैटेगरी है। ठीक है, तो इट इज एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लिखा है द ई नॉट वैल्यू ऑफ Ce4+ to Ce3+ इज 1.74 वोल्ट एंड सी इज मोर स्टेबल इन Ce4+ स्टेट देन Ce3+। तो आपको पता है कि जो सेलेनियम होता है ये +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ठीक है, सेलेनियम जो है वो +4 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। तो और ई नॉट वोल्टेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग सी फोर से Ce3+ की वैल्यू देखिए पॉजिटिव दे रखी है। तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया और 2 आपके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो ये भी डी ब्लॉक के डेटा से मैच कराएंगे। तो सेलेनियम का देखिए +4 से +3 जाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव दे रखा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी जो है चेक करनी है वो सब्सटेंस के बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाकी फिनोमेनन पर डिपेंडेंट होती है। तो देखो ये डी ब्लॉक से एग्जैक्टली कॉपी किया गया है, यहाँ से आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। It's given the formation of Ce4+ is favored by its noble gas configuration, but it is strong oxidizing agent reverting to the common +3 state. तो +4 ऑक्सीजन स्टेट्स की स्टेबल नहीं है, +4 बढ़ा लेता है ये, क्योंकि हाफ वेट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको फेवर कर रहा है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाने की वजह से ये चीज़ को फेवर कर रही है, बट Ce3+ में ये कन्वर्ट होगा आसानी से बिकॉज ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑल्दो रिएक्शन स्लो है। और साथ में देखिए वैल्यू वाली इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, ई नॉट वैल्यू ऑफ Ce4+ to Ce3+ इज 1.74 विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। ठीक है, समझ आ गई बात। तो उसका स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट हो गया और 2 इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट का केस मार्क करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। समझ आ गया आपके बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं Ce4+ से Ce3+, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव देखा है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा ई नॉट ऑफ Ce3+ टू Ce4+, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और जितना ज़्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। ये मोर नेगेटिव का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन प्रॉपर्टी फेवर करेगी, तो ये Ce4+ से Ce3+ में इजीली कन्वर्ट होगा। तो इसकी जो स्टेबल फॉर्म होगी वो Ce3+ होगी देन Ce4+। ठीक है, ऑल्दो Ce4+ स्टेट एग्जिस्ट करती है सेल में, ये दैट इज ट्रू, बट स्टेबल की कंपैरिजन कराएंगे तो 4+ ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। ठीक है, then comes the question number 6. It's given type of pollution that gets increased during the daytime as the presence of ozone। तो देखिए अगर ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। तो टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट गेट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। तो ओजोन के टाइम पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर हम लोग मार्क कर देंगे 2। ऑल्दो ओजोन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, बट ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेना है ना वो नाइट के टाइम में वर्कआउट करता है। कॉन्सेप्ट इज दिस कि पहले सनलाइट जो आ रही है अर्थ पे वो एक बार आ गई, फिर वो ट्रैप हो गई, रात में जो उसको रेडिएट होकर वापस जाना चाहिए था वो नहीं जा पाती है, तब ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसने देखो क्लियरली पूछा ड्यूरिंग द डे टाइम। तो डे टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग बनता है, तो इसकी वजह से ओजोन ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप चाहो तो इसको एक बार एनसीईआरटी में रेफर करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग टर्म लिख रहे हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है दिस इज अकर्स इन वार्म एंड ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, पहली बात। और मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी बार, बट इसमें देखो फोटोकेमिकल स्मॉग को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी बोलते हैं। ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में देखो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम्स आर वेरी रिएक्टिव एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर टू प्रोड्यूस ओजोन।
और यहाँ जो ओजोन फॉर्म हुई, द ओजोन फॉर्म इन द अबव रिएक्शन टू reacts rapidly with NO2 to form its reaction with NO2, and NO2 is ground gas sufficient and high level contributes to the haze. और ये हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. द कॉमन कंपोनेंट फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग आर ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. ये मेन सब्सटेंसेस है जो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, या इसी को फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोल सकते हैं. आंसर हो जाएगा 2. Then comes question number 7. Which of the following pair of vitamins are stored in our body relatively for longer duration? तो आपको पता है कि विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो ये बहुत ड्यूरेशन तक हमारी बॉडी में नहीं रह सकते. बाकी विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो वो आसानी से हमारी बॉडी में स्टे कर जाएंगे. तो विटामिन ए और विटामिन डी इस केस में वर्कआउट कर जाएगा. आंसर हो जाएगा 3. ये चीज समझ में आ गई ना आपको? आपका विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से तो कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, या कैन नॉट बी स्टोर्ड, ऐसे रख सकते हैं. कैन नॉट बी स्टोर्ड, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी. जो वाटर सॉल्युबल है वो जितना यूज होगा उतना यूज होगा, बाकी वेस्ट होकर बाहर आ जाएगा. कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन, या ऐसे लिख सकते हैं. बाकी जितनी भी वाइटामिन है वो फैट सॉल्युबल है, तो विटामिन ए और विटामिन डी इस तरह से काम कर देंगे. जामिन जो है वो विटामिन बी है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी है. इतना तो पहचानते हो गए आपको. ये आपका विटामिन सी लिखा हुआ है, और जो थियामिन लिखा हुआ है ये विटामिन डी है. ठीक है, कॉमन नेम लिख दिए तो पहचानने में थोड़ा टेक्निकल होगा. तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया. थायमिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, तो दूसरा ऑप्शन खत्म. सी में विटामिन ए एंड डी है, ये आंसर है. थियामिन इज विटामिन बी, तो फिर से आंसर नहीं आएगा. 7th का आंसर हो गया, थर्ड वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंडास कैटलिस्ट? लिंडास कैटलिस्ट आपको पता है पैलेडियम यूज करते हैं हम लोग बेसिकली, और इसकी पॉइजनिंग कराते हैं BaSO4 क्यूनोलिन के साथ. तो पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल बोल सकते हैं सिंपल टर्म में. बाकी ऑप्शन को नहीं वर्कआउट करेंगे, तो उसमें जो लिखा है उसके बेसिस पर आंसर मार्क करेंगे, तो इट विल बी आंसर 2. अगर प्रॉपर लिखना है तो पैलेडियम BaSO4 क्यूनोलिन कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग लिंडास कैटलिस्ट बोलते हैं. और उसमें जो BaSO4 है ये पॉइजन की तरह काम करता है. You can say partially deactivated pyridized charcoal. तो हमारा आंसर हो जाएगा 2. दिस इज अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन. लिंडास कैटलिस्ट दो जगहों पे यूज करते हैं, एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए, और RCOCl से RCHO रोजन रिडक्शन में इसको यूज करते हैं. आपको आगे का फंक्शन पता है. Then comes question number 9. In chromatographic technique, the purification of the compound is independent of. तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फिजिकल स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड से इंडिपेंडेंट हो गया. मोबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ TLC पे डिपेंडेंट है, और सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड पे डिपेंडेंट है. तो क्वेश्चन में पूछा गया इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इंडिपेंडेंट ऑफ के जैसे हम लोग आंसर मार्क कर देंगे थर्ड वन. फिजिकल स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड, उससे हमारे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में कोई फर्क नहीं पड़ता. प्यूरिफिकेशन में जो सॉल्वेंट है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है इससे फर्क पड़ता है. इसके बाद लेंथ ऑफ TLC कॉलम जो है वो कितनी ज़्यादा है उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें अलग अलग लेवल पे सब्सटेंस एब्जॉर्ब होगा, और सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड पे ये चीज़ डिपेंडेंट होती है. तो हमारा आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा. डिटेल देखना है तो ये भी NCERT में आपका 11th क्लास के सेकेंड वॉल्यूम में अवेलेबल है. एक बार दिखाता हूँ मैं आपको. फोटोग्राफी का डिटेल देखना है तो 11th क्लास के सेकेंड वॉल्यूम में देखिए यहाँ से अवेलेबल है. फ्रॉम दिस प्लेस यू कैन सी क्रोमेटोग्राफी, तो पूरे डिटेल्स है, इसको देख लीजिएगा एक बार. सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाले चैप्टर में ये चीज़ गिवन है, और उसमें 10 लेयर क्रोमेटोग्राफी तक आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे. तो लेंथ ऑफ कॉलम सॉल्वेंट के फ्लो करने के ऊपर डिपेंडेंट, एब्जॉर्प्शन टेक्निक इन सब पे डिपेंडेंट होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन सब पे आपका क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड डिपेंडेंट होता है. कंपाउंड की फिजिकल स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड होता है, उससे कोई बहुत रिलेशन नहीं है, वो जिस फॉर्म में भी आ जाएगा उससे क्रोमेटोग्राफी का कोई एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इवन द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम इट्स ओर. तो देखिए सल्फर को अगर ओर से रिमूव करना होता है तो दैट कैन बी डन बाय रोस्टिंग प्रोसेस. हम लोग सल्फाइड को करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू रोस्टिंग. तो प्रोसेस टू
involved to remove the sulfur from the ore is roasting process. ये आपका आंसर हो जाएगा 2. So it's given bleaching, roasting, refining and smelting. Although क्रॉस रोटेशन प्रोसेस से सल्फाइड और सेपरेट करते हैं, सल्फर रिमूवल के लिए रोस्टिंग ही की जाती है, तो हम लोग सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं रोस्टिंग में. रोस्टिंग प्रोसेस में जो सल्फाइड होता है वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग विद एयर. यहाँ पे हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, इसको रोस्टिंग बोलेंगे. और सल्फर के बेसिक रिमूवल जो है वो रोस्टिंग प्रोसेस है. तो देखिए यहाँ तक के पेपर में आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल है, तो इस पेपर को बहुत स्पीड से करना था, क्योंकि मैं सीधे सीधे आंसर है. मुझे एक्सप्लेनेशन में तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, एनसीईआरटी के रेफरेंसेस भी दे रहा हूँ, तो इट टेक्स लिटिल टाइम, बट आपको पेपर करते टाइम ये 10 सवाल करने में 10 मिनट भी नहीं लगने थे. दे विल गो सो फास्ट, क्योंकि सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर लिखने का काम है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11, मैच द लिस्ट वन विद दिस टू. तो देखो अपने को दे रखा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो पहले इनके जरा फॉर्मूले लिख लीजिए. तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज H3PO2, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, then hypophosphoric acid is H4P2O6, and then orthophosphorus acid is H3PO2. ये आपके एसिड्स हो गए. अब ऑक्सीजन स्टेट मैच कराएंगे तो H3PO2 में ऑक्सीजन स्टेट हो गई +1, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में +5, हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरिक एसिड में +4 और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में +3. हमारा आंसर हो जाएगा A5B1 and then C2B3. ठीक है, तो आपका आंसर 1 मैच कर जाएगा. समझ आ गया? A5B1 C2D3. ठीक है, सिंपल. ऑक्सीजन स्टेट तो आसानी से निकाल लोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है, फॉर्मूला लगाओगे तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकलेगा, ये कोई ट्रिक नहीं. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड टोल्यूइन -78 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं. तो आपको पता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो ईस्टर को ऑक्सीडाइज करा के एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है. ईस्टर को ऑक्सीडाइज करा के, सॉरी, ईस्टर को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, नॉट ऑक्साइड, सॉरी. तो डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट which converts directly ester to aldehyde या बेटा टू से ईस्टर टू कार्बोनेट, और बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी गई है, तो प्रोटोनेशन भी कर देना है. यहाँ से देखिए हमारे पास पूरी रिंग जैसी एज इट इज रहेगी, बस एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, एक तरफ अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा. ये आंसर देखिए 4 बन जाएगा. इसकी टेक्निक नहीं है, सीधा आपको डायरेक्ट आंसर 4 समझ में आएगा. डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, जो साइनाइड से एल्डिहाइड और ईस्टर से एल्डिहाइड कन्वर्ट करने में डायरेक्टली यूज करता है. एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज तो बहुत सिंपल रिडक्शन है, वर्कआउट कर देंगे. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखा है, द ग्रुप 15 एलिमेंट विच इज द मेटल and the form of hydride has the strongest reducing power in the group 15 hydride. तो ग्रुप 15 हाइड्राइड में आपको देखो पता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो बिस्मथ के लिए होती है. तो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर 3 मार्क कर देंगे बिस्मथ. नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक में देखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड पूरा आंसर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सवाल है, ऊपर ही देख लीजिए चाहे तो. तो ग्रुप 15 के लिए प्रॉपर्टीज अगर हम स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो. The stability of hydride decreasing from ammonia to BH3, which can be observed from their bond association enthalpy, and the reducing character of hydride increases. Ammonia is only mild reducing agent, while BiS3 is the strongest reducing agent among all the hydrides. तो इसका लॉजिक क्या है, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये आपकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी को रखती है. तो BiS3 की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम आएगी, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. और दो स्टेबिलिटी का उल्टा हो जाएगा, स्टेबिलिटी जो है वो BiS3 की कम होती है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया थर्ड, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन था. Then comes question number 14. H2O2 can act both as oxygen agent as well as reducing agent in basic media. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये. सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है that in the hydrogen economy the energy is transmitted in the form of
डाईहाइड्रोजन, ये भी फैक्चुअल सवाल है, करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। H2O2 के बोथ ऑक्सीजन यूनिट की तरह बिहेव करने के पीछे जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ सही नहीं लिखा हुआ है। अगर वो एक्सप्लेनेशन लिखना है तो देखो H2O2 के साथ दोनों फीचर्स हैं, ये ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट हो सकता है और वाटर में भी कन्वर्ट हो सकता है। यदि ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा तो देखिए ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रही है, वाटर में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज कर रही है। तो इसलिए H2O2 के दोनों फीचर काम करेंगे, ऑक्सीजन यूनिट डिटेशन यूनिट दोनों तरह काम करता है और दोनों मीडियम में कर जाता है, एसिड मीडियम बेसिक मीडियम। सिंपल हाइड्रोजन वाले चैप्टर से डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। एंड इन द हाइड्रोजन इकोनॉमी द एनर्जी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोजन, क्योंकि इसी के केस में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू क्रिएट होती है। तो बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर भी राइट हो। डिटेल्स रेफर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन वाले चैप्टर से एक बार हाइड्रोजन इकोनॉमी वाला पैराग्राफ देख लीजिएगा, कर लेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में तो देखो H2O2 का ऑक्सीजन रिएक्शन देखिए बेसिक मीडियम में दे रखा है और ये रिडक्शन प्रॉपर्टी दे रखी है बेसिक मीडियम में, तो ऑक्सीजन प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दोनों काम करती है बेसिक मीडियम में। दूसरा जो आपको डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल के ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन इकोनॉमी में, ये चीज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन एज अ गैस यूज करते हैं, H2 वाले फॉर्म में लेते हैं, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी में इस चीज़ को वर्कआउट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इन द व्यू ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी is an alternative. The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen. आपको पूरा इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और बाकी चीजें देखें तो एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन इज नॉट एज द इलेक्ट्रिक पावर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज वहाँ पे लिखिए तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक, और उसका रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन एज अ फ्यूल अगर एनर्जी चेक करेंगे तो देखिए ये पर ग्राम में बहुत हायर वैल्यू है। यहाँ पर ऑक्टेन यहाँ पर पेट्रोल हो गया, ये CH4 हो गया, ये LPG हो गया, उन सब के रेस्पेक्ट आप देखते हैं हाइड्रोजन पर ग्राम, क्योंकि आपको पता है फ्यूल वेट के हिसाब से लिए जाते हैं, तो पर ग्राम में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन एज एन फ्यूल यूज़ किया जाता है। इकोनॉमी के फॉर्म में इसको सीधे डाईहाइड्रोजन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं रादर देन इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका आंसर 4 हो गया। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 15। 15 it's given the enol form of acetone exists in less than 0.1% quantity. However, the enol form acetyl acetone exist in approximately 15% quantity. इसके बाद लिखा है enol form acetyl acetone is stabilized by the intramolecular hydrogen bonding which is not possible in the enol form of the acetone. तो देखिए both the statement true and R is the correct explanation of A वाला केस हो गया। अब आपको अगर एक्सप्लेनेशन लिखना है तो मैं लिखे देता हूँ। तो जब हम एसीटोन का इनॉल फॉर्म लिखेंगे, नीचे लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, हमने एसीटोन लिया CH3COCH3, तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है इसकी, इनॉल फॉर्म लिखेंगे तो CH3COH डबल बॉन्ड CH2 ये फॉर्म बनेगी, ये इनॉल फॉर्म। जबकि यही काम अगले वाले कंपाउंड के साथ करेंगे CH3COCH2COCH3, इसका जब इनॉल फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्कआउट करनी होती है। जिसका इनॉल फॉर्म है और यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जा रही है, तो इसके बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन के केस हो गए, आंसर मार्क कर देंगे 4। सिंपल स्टैंडर्ड एग्जांपल है टॉटोमेरिज्म में। अगर आपने टॉटोमेरिज्म में देखा होगा कि नॉन कंटेंट हायर होने की कंडीशन अगर चेक करेंगे कभी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर एरोमेटिसिटी, दो ही फिनोमेनन होते हैं जिससे ये चीज़ वर्कआउट करती है। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16। आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस को एप्लीकेशन से मैच कराना है। तो आपको पता है देखिए हैबर्स प्रोसेस जो है वो अमोनिया का फॉर्मेशन है। पोस्ट वार्ड प्रोसेस जो है वो H2SO4 की सिंथेसिस होती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है HNO3 की सिंथेसिस होती है। और हॉल हराइड्स प्रोसेस से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन है। ठीक है, सीधे सीधे प्रोसेस सब क्लियर है। हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं आयरन कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर के साथ, तो उससे आपका अमोनिया बनता है। पोस्ट वार्ड प्रोसेस से HNO3 बना, पोस्ट वार्ड प्रोसेस इज
इस्तेमाल करती है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज फॉर HNO3, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज फॉर अमोनिया। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग अमोनिया की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के NO बनाते हैं, NO को ऑक्सीडाइज करा के NO2 और बाद में वाटर ऐड करके HNO3 बनाते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर को ऑक्सीडाइज करा के SO2 और फिर SO2 से SO3 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट से करते हैं, तो उससे SO3 बनता है और SO3 में H2SO4 ऐड करके फाइनली डाइल्यूशन करके H2SO4 बनाते हैं। और हाल अराल्स प्रोसेस में हम लोग एल्यूमिना जो होता है उसकी ट्रायोलाइट और CaF2 के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करा के एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। अगर आंसर मार्क करिए तो ए का आंसर मैच करना है 3 से, बी का आंसर मैच कराना है 1 से। उसका आंसर 16 का थर्ड हो जाएगा। डायरेक्ट स्टैंडर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन। अभी तो मैंने आपको सारे बात एक्सप्लेनेशन बताने के लिए इतना बोला, अदरवाइज सीधे सीधे रिएक्शन है। कोई भी प्रोसेस देखना है तो NCERT को देख लीजिएगा। ब्रीफली मैंने आपको सारे प्रोसेस के बारे में बता दिया। ठीक है, तो दो ही चीज़ों से पता चल जाएगा। हैवर्स प्रोसेस अमोनिया मैच करा देते हैं, पोस्ट वॉल प्रोसेस HNO3 से मैच करा लेते हैं, तो आंसर 3। बाकी अपने आप हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस H2SO4, हॉलोराइड प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम। सब वेल नोन है, तो आसानी से पता होगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए हमारे पास एनिलीन है, NaNO2 HCl से रिएक्शन करा रहे हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो ये बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे देखिए आपको X पता चल गया, डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाना है तो सिंपली वाटर ऐड करके हीट कर दीजिए। आप वाटर ऐड करके हीट कर देंगे तो विल फॉर्म फिनॉल। टाइटेनियम सॉल्ट की स्टैंडर्ड रिएक्शन है। हमें टाइटेनियम सॉल्ट एंड वाटर यूज करना था, तो इसका आंसर इसका आ जाएगा 1। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे NaOH ऐड कर दिया वाटर के साथ, तो ये फिनॉक्साइड आयन बना देगा रादर देन फॉर्मिंग फिनॉल। यहाँ से इसका आंसर हम लोग मार्क कर देंगे 1। ठीक है, then comes question number 18. It is given which of the following reaction does not involve Hoffman-Boehmite degradation. तो Hoffman-Boehmite degradation में आपको पता है कि RCONH2 से RNH2 फॉर्म कराते हैं। Hoffman-Boehmite degradation क्लियर है पहले सबको? Hoffman-Boehmite degradation is RCONH2 अमाइड से अमाइन कन्वर्जन होता है। RCONH2 से RNH2 फॉर्म करना होता है। आप जरा एक एक करके रिएक्शन देखना स्टार्ट करिए। तो पहली रिएक्शन में देखो CH3COCH3 दे रखा है, तो उसमें हमने Br2NaOH दे रखा है सबसे पहले। ये आपकी हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास CH3CO ग्रुप है और ये Br2NaOH ग्रुप है, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन हुई सबसे पहले। हेलो फॉर्म रिएक्शन हुई तो उसका पहला प्रोडक्ट जो बनेगा तो C6H5 CH2COH। इससे अमोनिया की रिएक्शन होगी तो C6H5 CH2CONH2 बना। और इसका देखिए LiLH4 से रिडक्शन करा देंगे तो CH2NH2 बनेगा। इसी में हॉफमैन-बोमाइट डिग्रेडेशन यूज नहीं हुआ है। समझ आ रही बात है? हमारे पास सबसे पहले CH2COH बनेगा, उसके बाद हमने अमोनिया से रिएक्शन कराई तो CONH2 बना। तो इसका तो प्रोडक्ट ही गड़बड़ लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका तो प्रोडक्ट ही मिसिंग है। या फिर पहले इसमें तो प्रोडक्ट ही गड़बड़ लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले CH2COCH3 है, इसका हमने Br2NaOH से हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी, तो CH Br3 रिमूव होने के बाद CH3CH2COH बनेगा। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे CONH2 बनेगा और इसका रिडक्शन करा देंगे तो ये CH2CH2NH2 बनेगा। तो प्रोडक्ट ही गड़बड़ है, तो यही हॉफमैन-बोमाइट डिग्रेडेशन ही इन्वॉल्व करा रहा है। अगले स्टेप पे जाएंगे तो देखो साइनाइड की रिएक्शन पहले KOH वाटर से कराई, ये आपका बन गया थर्ड वाली रिएक्शन में तो CONH2 से डायरेक्टली हॉफमैन-बोमाइट डिग्रेडेशन, आपको यही सीधे दिख रहा है। फोर्थ वाले रिएक्शन में COCl है तो पहले CONH2 बनेगा और CONH2 बनने के बाद फिर से Br2NaOH है, यहाँ पे हॉफमैन-बोमाइट डिग्रेडेशन दिख रहा है। तो अगली वाली रिएक्शन है, तो पहले KOH वाटर से रिएक्शन कराई साइनाइड पे, तो साइनाइड पे हमने
हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी तो CONH2 लिख दो और फिर Br2NaOH ले लेंगे तो ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहिए मतलब इस वाले केस में देखिए पहले साइनाइड की बस पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई गई है। ये C ट्रिपल बॉन्ड N है जिसको हमने हाइड्रोलिसिस कराई सबसे पहले। तो इस कार्बन पे 2 OH लगा लो और यहाँ 2 H लगा दो और बाद में एक कार्बन पर 2 H स्टेबल नहीं होते तो वहाँ से एलिमिनेट करके इसको CONH2 बना दो और उसके बाद Br2NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो हॉफमैन बॉम्ब हाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा। फॉर्म अब पहले वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट एल्काइल से रिडक्शन कराएंगे तो कार्बन कम नहीं हो सकता तो वो फॉल्टी हो गया तो कार्बन कम भी नहीं होगा और CH2NH2 फॉर्म हो जाएगी इसीलिए। तो इसका आंसर 1 मार्क कर देंगे क्योंकि वही इसमें फिट नहीं हो रहा और वहाँ हॉफमैन बॉम्ब हाइड्रोलाइजेशन भी नहीं होगा। तो 1 का प्रोडक्ट ही गलत लिखा हुआ है। एल्काइल अगर वाटर के साथ हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो दैट विल कन्वर्ट टू CH2 कार्बन कम है तो ठीक है अपने इसका पेपर है तो इतना चलेगा। हॉफमैन बॉम्ब हाइड्रोलाइजेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आंसर 1 लिखेंगे। Then comes question number 19. Among the following the aromatic compounds. तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज चेक करना होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर चेक करेंगे तो आपको देखिए क्लियरली समझ में आ रहा होगा। एक तो बेंजीन एरोमेटिक हो गया और एक सी वाला एरोमेटिक हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है और उसमें इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज रिंग है ही नहीं, नॉट डीलोकलाइज होता है। हमारे एरोमेटिक वाले केस हो जाएंगे बी एंड सी तो आंसर मार्क कर देंगे 2। समझ में आ गया। यहाँ से देखेंगे तो इस वाली रिंग में बेंजीन रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है तो दोनों एरोमेटिक होगा। अगर इसको लिखना है तो ये एंटी एरोमेटिक आएगा, फ्यूचरिस्टिक एंगल से देखना है और ये नॉन एरोमेटिक आएगा। ये आपका एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। ठीक है तो आंसर हो गया 2। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 is given both CaCl2.6H2 and MgCl2.8H2O undergoes dehydration on heating। तो ये देखिए आपके हाइड्रेट हाइड्रेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट्स है तो ये डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे। And DO is amphoteric whereas the oxides of other element of the same group are acidic। ये भी गड़बड़ है, ये ग्रुप होना चाहिए था बेसिक। ठीक है इस ब्लॉक का स्टैंडर्ड सवाल है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। तो CaCl2.6H2 and MgCl2.8H2 undergoes dehydration on heating so that is not true। डायरेक्टली डिहाइड्रेट नहीं करते। ठीक है एस लॉग एलिमेंट्स में देखिए कि यहाँ पे जो हाइड्रेट्स हैं MgCl2 CaCl2 एंड स्ट्रोंशियम Cl2 ये आपके हाइड्रेट्स हैं और यहाँ पे लिखा है देखो द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। लेकिन ये काम बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ नहीं कर सकते। हाउएवर द करस्पॉन्डिंग हाइड्रेट हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर्स हाइड्रोलिसिस। तो इससे इनके हैलाइड फॉर्म नहीं होते हैं। तो कैल्शियम वाले केस में ये चीज 2 है, मैग्नीशियम के केस में इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मैग्नीशियम वाला पार्ट है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म से डिहाइड्रेटेड फॉर्म अचीव नहीं होगी, इसकी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस ऑन हीटिंग। इसलिए इसका बोथ द स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एसिडिक की जगह बेसिक होना चाहिए था और MgCl2.8H2O नहीं लिखते तो कैल्शियम क्लोराइड की हीटिंग से उसका डिहाइड्रेटेड फॉर्म अचीव हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है देन कम्स टू द इंटीजर टाइप क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन बेसिकली। So it's given AB2 is 10% dissociated in water gas A2 plus and B minus. The boiling point of 10 molar aqueous solution of AB2 is rounded up to the nearest integer। तो सिंपली फॉर्मूला लगाना है हमको। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू I टाइम्स KB इंटू M। बॉन्ड का फैक्टर लिखेंगे तो 1 प्लस जेड माइनस 1 इंटू अल्फा होता है। 1 प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ आयन कितने जनरेट होंगे 3। आप AB2 को डिसोशिएट करके लिखेंगे तो ये बनेगा A2 प्लस प्लस 2B माइनस। तो जेड की वैल्यू होगी 3 तो 1 प्लस जेड माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा इज 0.1, 10% डिसोशिएटेड दे रखा है। ये हो गया आपका बॉन्ड का फैक्टर। KB की वैल्यू 0.5, मोलरिटी दे रखी है 10।
तो सॉल्व करके डेल्टा टी भी निकालना है हमको। ये वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 5 6। आपसे पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया 6 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है 100। तो ये आपका कितना आंसर लिख देंगे 106। बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे तो 100 + 6 यानी कि 106 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर डिग्री सेल्सियस में पूछा है, केल्विन में लिखते हैं तो +273 और करना पड़ता है। अब ये आंसर हो गया 106। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इट्स गिवन when the light of wavelength 2848 nanometer falls on a metal of threshold energy 3 electron volt, the de Broglie wavelength of the emitted electron, तो de Broglie wavelength रिलेट करना है। तो light of wavelength 248 nanometer falls on a metal of threshold energy 3 electron volt, तो पहले आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। तो सबसे पहले तो देखो आपको hc/λ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कर लोगे सॉल्व। तो वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ दे रखी है 248 नैनोमीटर, तो इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। ये एनर्जी हो गई जूल में। और अब आपको कन्वर्जन पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उससे और डिवाइड कर दीजिए तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, और इसमें से वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो विच इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा थोड़ा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका वर्क फंक्शन -3 करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विल अपीयर इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले आप इसको जरा सॉल्व करके ऊपर ही बताएंगे कितना आएगा। जब आपने सॉल्व करा होगा तो ये वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेंगे। थोड़ा राउंड ऑफ करके लिखना है तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी पता होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर वाला डेटा भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कैलकुलेशन से भी करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी काइनेटिक, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी अचीव करनी है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को हमने दिस मच काइनेटिक एनर्जी कैन बी अचीव, अब हम इलेक्ट्रॉन को 2 वोल्ट से एक्सेलरेट करा दें। तो या तो फॉर्मूला h/√2m × k ही अप्लाई करो, पर क्योंकि आपको क्लियरली पता है कि इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेट करना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √150/v। तो 2 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो √150/2 करेंगे तो 5√3 एंगस्ट्रॉम आपका डायरेक्ट वेवलेंथ आ जाएगी, विच इज 8.65 एंगस्ट्रॉम। नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो 9 आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप थोड़ी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फॉर्मुलेशन जितना याद रखोगे उतना सवाल जल्दी कर पाओगे, और मेन्स में क्वेश्चन स्पीड से करना ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट केस में लिखा है देखो, टू सॉल्ट A2X एंड MX हैव द सेम वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ देयर मोलर सॉल्युबिलिटी इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो देखो दोनों की सॉल्युबिलिटी के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है, तो हमारे पास है AH2, उसकी सॉल्युबिलिटी लिखेंगे सॉरी A2X नॉट AH2। तो हमारे पास A2X है, तो अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी लिखेंगे तो आ जाएगा 2A प्लस H2 माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 4s³ इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से S1 की वैल्यू आ जाएगी 4 तो कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁻4। और दूसरा सॉल्व दे रखा है आपको MX की सॉल्युबिलिटी लिखेंगे तो M प्लस एक्स माइनस, तो सॉल्युबिलिटी H2 एंड H2, तो सिंपली लिखेंगे तो आ जाएगा H2² विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो H2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻6। अब आपसे रेशियो पूछा गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ MX, की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻4 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻6, दिस कम्स आउट टू बी 50। तो इसका आंसर मार्क कर देंगे 50। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था डिकम्पोजिशन ऑफ द फॉर्मिक एसिड ऑन गोल्ड सरफेस फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. The rate constant is 1 into 10 power minus 3 second and the activation energy is given. The rate constant at 200 Kelvin is तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है log of K1 upon K2 is equal to minus A upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. अगर आपने जेई में से पिछले पेपर जो मैं लगातार सॉल्व करा रहा हूँ उस पर ध्यान दोगे तो रियलाइज कि इस फॉर्मूले पे कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन है और ये अच्छा खासा कैलकुलेटिव होता है, तो मोस्टली इसको पेपर में छोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत अननेसेसरी लेंदी होगी. तो हमारे पास 300 केल्विन पे डेटा दे रखा है, तो ये 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 दे रखा है. K2 आपको निकालना है. ये की वैल्यू दे रखी है -11.488 इंटू 10 to the power 3 जूल्स डिवाइडेड बाई 2.303. आर की जगह 8.314. पहले टेम्परेचर 300 केल्विन है, बाद में 200 केल्विन. यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको K2 निकालना है. तो ऊपर अगर कोई कैलकुलेट कर रहा है तो करिए, पूरे ठीक ठाक कैलकुलेशन है. सॉल्व करने के बाद नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर बताना है. यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड पूरी सॉल्व होकर 1 बन जाएगी. इसको log 10 लिख लीजिएगा. तो रेंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो K2 की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 आ जाएगी और ऑप्शन में इंटू 10 पावर माइनस 5 के ऑर्डर में लिखना है तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 5 लिखेंगे. हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5. मतलब सीधा सवाल था, कैलकुलेशन देख लेंगे. For the reaction A gases gives B gases at 495 Kelvin, delta G naught is given. If we start the reaction in a closed container at 445 Kelvin and with 22 millimoles of A, the amount of B in the equilibrium mixture in the millimoles you have to report. इससे देखिए इक्विलिब्रियम का सवाल है, डेल्टा जी नॉट गिवन है तो इससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे. हमारे पास इंफॉर्मेशन है डेल्टा जी नॉट, तो इससे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे सबसे पहले. तो रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम. ये वैल्यू अपने पास -9.478 इंटू 10 to the power 3 इज इक्वल टू 8.314 इंटू टेम्परेचर दे रखा है 495 केल्विन इंटू एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम. यहाँ से एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम सॉल्व करके निकालिए. माइनस तो कट जाएगा 9478 अपॉन 8.314 इंटू 495 सॉल्व करेंगे. कितना आएगा ये सॉल्व होकर वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 9478 में 8.314 से डिवाइड करिए पहले और बाद में 495 से डिवाइड कर दीजिए. ये 2.303 के लमसम बन जाएगा. इसको आप एल एन ऑफ 10 लिख दीजिए. यहाँ से आपको पता चलता है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 आ गई. अब सिंपल हो गया, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू एक्टिव मास ऑफ बी बाई ए होगी. और उसमें स्टार्टिंग में 22 मिलीमोल से रखे हैं, फाइनली पूछा गया है. ये वैल्यू आपको 10 पता है. इससे अगर बी लिख रहे हैं तो ये 22 माइनस एक्स और ये एक्स बनेगा. यहाँ से सॉल्व करते टाइम एक्स अपॉन 22 माइनस एक्स की वैल्यू 10 है. यहाँ से सॉल्व करके एक्स निकाल देंगे. कितना है ये बताएंगे. एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी. ठीक करिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी. नियरेस्ट इंटीजर में आंसर रिपोर्ट करा था ये मार्क 20. ठीक है, समझ गए सिंपल कैलकुलेशन. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इक्विवेलेंट ऑफ ethylene diamine required to replace the neutral ligand from the coordination sphere of trans complex of COCl3 4NH3 is. हमें इसका ट्रांस कॉम्प्लेक्स बनाना है. तो ट्रांस कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब हम 4 लिगेंड एक जैसे और 2 लिगेंड एक जैसे लें. इसका जो हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्म लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा CONH3 4Cl2 और Cl. ये फॉर्म बनेगा. और इसका ट्रांस फॉर्म बनाएंगे अगर हम लोग, ये दोनों Cl आ जाएंगे
ये 4 अमोनिया लेंगे। ठीक है, इसको अगर एथिलीन डाइमाइन से रिप्लेस कराना है तो एथिलीन डाइमाइन रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द न्यूट्रल लिगेंड फ्रॉम द न्यूट्रल लिगेंड तो अमोनिया हो गया फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ ट्रांस कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस। न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया है तो 2 अमोनिया रिप्लेस एक इथिलीन डाइमाइन से हो जाएगा, तो 2 इथिलीन डाइमाइन यूज करने पड़ेंगे। ये कन्वर्जन हो जाएगा, तो हमें 2 इक्विवेलेंट इथिलीन डाइमाइन यूज करना पड़ेगा क्योंकि केवल न्यूट्रल लिगेंड रिप्लेस करना है। इसका आंसर हो जाएगा 2। समझ आ गया, इथिलीन डाइमाइन से यूज करना था और न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया वाला केस होगा केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड्स 420 ग्राम ऑफ CO2 and 210 ग्राम ऑफ वाटर। The percentage composition of carbon and hydrogen the organic compound is 15.3 and this respectively। तो यहाँ से आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बन रहा है और CO2 एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। तो आपको पता है कि जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो CO2 के फॉर्मेशन से निकाल लेते हैं और जो वाटर का परसेंटेज है उससे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर कैलकुलेट करेंगे तो 420 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म हुआ है, वही 44 ये मोल्स ऑफ CO2 हो गए, जितने मोल CO2 उतने मोल कार्बन, जितने मोल कार्बन तो उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, कार्बन का अमाउंट हो गया। टोटल मास 750 एंड 200 कर दो, ये कार्बन का परसेंटेज हो गया। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है तो वाटर फॉर्म हुआ है 210 ग्राम बाई 18, ये मोल्स ऑफ वाटर हो गए। मोल्स ऑफ वाटर का डबल करेंगे हाइड्रोजन के मोल्स हो गए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 तो ये हाइड्रोजन का मास हो गया। टोटल मास 750 ग्राम है, तो 100 में कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके आंसर बताना है। कार्बन का परसेंटेज तो गिवन है तो उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है नेसेसरी, उसकी कैलकुलेशन तो करने की जरूरत ही नहीं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो कार्बन का परसेंटेज तो 15.27% आएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अभी तो हम चूंकि पूरा ऑप्शन ऑप्शन समझा रहे हैं आपको इसलिए सॉल्व करना सिखाया है। मेन से पेपर में उसको गलती से भी ट्राई नहीं करना था क्योंकि वेरीफाई करने का टाइम आपका वहाँ नहीं होता, जो है वही आंसर लिखना है। हाइड्रोजन का परसेंटेज देखेंगे तो 3.11% आ रहा है, सॉल्व होकर नियरेस्ट इंटीजर में मार्क करना था, विल राइट आंसर 3। ओके, then question number 8 it is given 2MnO4 minus plus B times C2O4 2 minus plus H plus gas Mn2 plus and Y times CO2 and 8 water in the above equation balance with the integer coefficient and the value of C is। देखो इसको सिंपली बैलेंसिंग करनी है तो सीधा सीधा तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है। अगर आपने इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन भी अप्लाई कर सकते थे, प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2 एंड 8 वाटर। ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिनको डायरेक्ट आता हो तो सीधे सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से सी की वैल्यू डायरेक्टली 16 आ जानी थी और आंसर के टर्म में करना था क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है, बहुत बार आपने इसको बैलेंस किया हुआ है तो आप सीधा आंसर भी याद रख सकते थे और सीधा आंसर इसका 16 लिख सकते थे। अदरवाइज इनको बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन की टेक्निक से वर्कआउट करना था। फॉर देम इट वाज पहले स्टेप में MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनाना था। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी 5 यूनिट डिक्रीज कर रही थी। दूसरे केस में C2O4 2 माइनस से 2CO2 बना था, ऑक्सीजन स्टेट 2 यूनिट इंक्रीज कर रहे थे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। तो आप ऐसा करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आती है 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 2CO2 प्लस सॉरी 10CO2 प्लस 2Mn2 प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2। इसके बाद का स्टेप बहुत सिंपल था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम वाला कंसेप्ट अप्लाई करना था। तो मीडियम एसिडिक था हमारे पास, एसिडिक मीडियम कंसेप्ट यूज कर लेना था तो उससे आप सीधे आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हम इसे बैलेंस करते हैं तो 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 16H प्लस और राइट हैंड साइड में 8 वाटर ऐड कर देना है। तो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा था। हाइड्रोजन ऑप्शन काउंट करके देख के लिख लेते हैं, आप समझ जाते हैं आंसर। ठीक है, ओके, दोनों क्या आगे तो बेसिक सिंपल बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन का स्टैंडर्ड सवाल है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने पहले भी किया होगा ये सवाल, बहुत कॉमन सवाल, वेल नोन क्वेश्चन है, बहुत बार कराया होगा आपको पहले।
अदरवाइज तो डायरेक्ट आंसर याद होता है, ऐसे सवालों में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। हम आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो राइट हैंड साइड में 8 ऑक्सीजन शॉर्ट होने की वजह से 8 H2 ऐड करना, तो लेफ्ट हैंड साइड में 16 H+ ऐड करना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 28 ऑक्सीजन, अगर आप बैलेंस देख लो कुछ इतना खास नहीं है। इस साइड में देखो 28 ऑक्सीजन है, इधर 20 ऑक्सीजन है, तो इधर रेड वाटर ऐड करोगे तो दूसरी साइड में अपने आप 16 H+ ऐड करना है, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? Yeah, question number 9 देखो, it's when a certain element crystallizes in the BCC lattice of the unit cell length of 27 angstrom. If the same element under the same condition crystallizes in the FCC lattice, the edge length of the unit cell in angstrom will be. तो हमारे केस में हमें क्या करना है कि जब सब्सटेंस हमारा बीसीसी में जा रहा था, जो रेडियस ऑफ एटम है वो फिक्स काउंट करेंगे। तो सबसे पहले बीसीसी का डेटा लिखेंगे, तो ये √3 = 4R लिखेंगे। यहाँ से रेडियस ऑफ एटम आ जाएगी 27√3/4। ठीक है, यही चीज़ अगर एफसीसी में क्रिस्टलाइज कर देंगे, एफसीसी के केस में होता है A√2 = 4R, और आपको पता है एटम का, है ना, तो यहाँ से ए निकालना है, तो यह आ जाएगा 4R/√2। आर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 4 × 27√3/4√2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 27√3/√2, 27 × 1.73/1.41। इसको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है एंगस्ट्रॉम में, और आंसर चूंकि नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो आप सॉल्व करके बस नियरेस्ट इंटीजर वाली रिपोर्ट कर दीजिए। यहाँ से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद 33.13 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसको नियरेस्ट इंटीजर में हम लोग 33 एंगस्ट्रॉम मार्क कर देंगे। ठीक है, and the last question 10th, it is given a 6.50 molar solution of KOH has the density 1.89 gram per centimeter cube. The molarity of this solution is, आपको देखो मोलरिटी गिवन है, मोलारिटी निकालना है। सिंपल प्रोसेस से अगर हम लिखें तो वी कैन राइट सिंस 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, इनको डेफिनेशन से इनको फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 6.53 मोल्स ऑफ KOH। ठीक है, KOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाला किसी ने, तो हो जाएगा 1000 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH इज 56, 56 into 6.5, सॉल्वेंट और सोल्यूट का मास ऐड कर दिया, तो दिस मच ग्राम सॉल्यूशन कंटेन सेम 6.5 मोल्स ऑफ दिस। इसके बाद मास ऑफ द सॉल्यूशन पता है, तो अगर हम इस मास ऑफ द सॉल्यूशन में डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो आ जाएगा 1000 प्लस 56 into 6.5 डिवाइडेड बाय 1.89, this much ml solution contains same 6.5 moles of KOH, तो 1000 ml solution में जितने मोल्स होंगे वो मोलरिटी हो जाएगी, तो 6.5/1000 प्लस 56 into 6.5 into 1000 into 1.89, ये आपकी मोलरिटी हो जाएगी। सॉल्व करके आंसर बताइए, मोल्स पर लीटर में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आ गया ना, सिंपल कैलकुलेशन करिए एक बार जल्दी से, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 9 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना था तो आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते थे, मोलरिटी इनटू 1000 into डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000 प्लस m into m1, m1 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूशन। सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्मूले से तो भी सेम रिजल्ट आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो बिल्कुल यही वैल्यू बन जाएगी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो आप फिर से इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो फाइनली 9 आंसर आ जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो मैथड, किसी ने अगर सीधे फॉर्मूले से सॉल्व करना था तो वो भी एक रास्ता था। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर पेपर, सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।